हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 8 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था इफ एल्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स की मदद से हम दो ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट कर पाते हैं, यानी हम डिसीजन लेते हैं कि हमें पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना है या दूसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन कई बार हमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस यानी दो से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। दो से ज़्यादा ऑप्शंस अगर हैं और इफ एल्स की मदद से उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें इफ एल्स की नेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन यदि ऑप्शंस और काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें नेस्टिंग करना उतना ज़्यादा रीडेबिलिटी के लिहाज से ठीक नहीं लगता है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन सी लैंग्वेज देती है, वो है स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा। यहां पर हम तीन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। एक है स्विच, एक है केस और एक है डिफॉल्ट। स्विच कीवर्ड के तुरंत बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। इफ या लूप जो हमने पढ़े हैं उनके पैरेंथेसिस में जो कुछ लिखते थे उसे हम कंडीशन बोलते थे और उसका इवैल्यूएशन ट्रू या फॉल्स में होता था। लेकिन स्विच के पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका इवैल्यूएशन ट्रू फॉल्स में नहीं होगा, बल्कि एक्सप्रेशन का सिंपली रिजल्ट निकाला जाएगा। कैलकुलेट होकर वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू एज अ रिजल्ट हमें मिल जाएगी। स्विच की बॉडी के अंदर हमने कई सारे केस स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। हर एक केस कीवर्ड के बाद हमने स्पेस देकर कोई कांस्टेंट लिखा होगा। डेफिनेटली हर केस के आगे लिखा कांस्टेंट अलग अलग होगा। केस कांस्टेंट के बाद हमने कोलन लगाया और कुछ कोड लिखा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। स्विच कर जाओ यानी जंप कर जाओ, यहां जैसे ही कंट्रोल पहुंचेगा यहां से कंट्रोल मूव होने वाला है। कहां जाएगा? स्विच की बॉडी के अंदर। ये स्विच की बॉडी है, करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक। स्विच की बॉडी के अंदर उस केस के पास जिसके आगे लिखा कांस्टेंट वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। जैसे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट करके आया 5। इस केस के आगे कोई कांस्टेंट लिखा है जैसे 1, इसके आगे लिखा है 2, 3, 4, हो सकता है यहाँ पर लिखा हो 5। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी 5 आया और इस केस के आगे कांस्टेंट भी 5 लगा। तो ये मैचिंग होगी। स्विच के पास से कंट्रोल मूव होकर सीधे उस केस के पास आ जाएगा जिसके आगे लिखा कांस्टेंट एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच कर रहा है। अब वो कोड चलेगा जो इस केस के अंदर लिखा हुआ है। ये कोड सिंगल लाइन का भी हो सकता है, मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। कभी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऐसा आ जाता है जो किसी केस के आगे लिखे कांस्टेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। आपने जितने भी केस लिखे उनमें से किसी भी केस के कांस्टेंट से मैच नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल डिफॉल्ट के पास आता है। डिफॉल्ट तब चलता है जब कोई केस का कांस्टेंट एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो डिफॉल्ट का कोड चल जाएगा और ये सब होने के बाद कंट्रोल स्विच की बॉडी के बाहर आ जाएगा। ये कोई लूप नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये वन टाइम चलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हर एक केस में आपने जो कांस्टेंट लिखा है वो यूनिक होना ज़रूरी है, यानी दो केस के आगे लिखे कांस्टेंट सेम नहीं हो सकते।
दूसरा रूल, ये कांस्टेंट वैल्यू या तो इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है या कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, पर रियल कांस्टेंट नहीं हो सकता, यानी पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि केस 1.1 केस 1.2, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी या तो इंटीजर आएगा या कैरेक्टर आएगा। तीसरा रूल, मान लीजिए कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट दूसरे वाले केस के कांस्टेंट से मैच कर जाता है, तो कंट्रोल इस केस के पास आ गया, इसका कोड एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल दूसरे केस के पास आ जाएगा, यानी जो केस उसके नीचे लिखा है, बिना उसके कांस्टेंट की वैल्यू को चेक किए वो सीधे उसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, ये थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ सोच रहे थे कि यही वाला कोड चलेगा, लेकिन इस कोड के चलने के बाद ये कोड भी चल गया, और इसके चलने के बाद ये कोड भी चल गया, ये कोड भी चल गया जो डिफ़ॉल्ट में लिखा है। कौन सा नहीं चला? सिर्फ पहला वाला। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस कांस्टेंट के साथ मैच कर रहा था, इसलिए कंट्रोल यहाँ जंप करके आया। यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट पहले वाले कांस्टेंट से मैच कर जाएगा तो कंट्रोल पहले वाले केस में आएगा, उसका कोड चलाएगा, उसके बाद नीचे सारे कोड को चला देगा। हम शायद अक्सर ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि कोई एक ही केस का कोड चले। ऐसा करने के लिए हर एक केस में जितना भी लाइन का हम कोड लिख रहे हैं, आखिरी लाइन के रूप में आप लिखें कीवर्ड ब्रेक। ये ब्रेक कीवर्ड हमने इससे पहले लूप में पढ़ा है। लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना हमें समझ में आ गया था कि हम उससे लूप को टर्मिनेट कराएंगे। यही काम स्विच में भी होता है। जब स्विच की बॉडी से बाहर आना है तो हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली तो स्विच की बॉडी से बाहर सीक्वेंशियली ही आया जाएगा, लेकिन यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट पहले वाले कांस्टेंट से मैच करता है तो इस केस के कोड के चलने के बाद लास्ट लाइन के रूप में ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा, और जिसके चलते कंट्रोल स्विच की बॉडी के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमें हर एक केस में ब्रेक कीवर्ड लिख देना चाहिए। इससे यह होगा कि वही केस चलेगा जिसका कांस्टेंट एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच किया है, बाकी के केसेस नहीं चलेंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केस के आगे लिखे कांस्टेंट एक सीक्वेंस में हो। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1 है तो ये 2 हो, ये 3 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये रैंडम ऑर्डर में भी हो सकते हैं, सीक्वेंस में होना भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये 5 है, हो सकता है ये कांस्टेंट 43 है, ये -23 है, ये 101 है, ऐसा अलग अलग हो सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आप स्विच में सभी केसेस के बाद लिखें। ये बीच में या सबसे शुरू में भी लिख सकते हैं, पर याद रखें कि अगर आप इसको बीच में या शुरू में लिख रहे हैं तो ब्रेक कीवर्ड डिफ़ॉल्ट में भी लिखना होगा। इसके अलावा एक रूल ये भी है कि हर एक केस के आगे आप कांस्टेंट ही लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल नहीं लिखना है। हाँ, स्विच के पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी जगह आप वेरिएबल या सीधे सीधे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। स्विच केस का इस्तेमाल हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारे कोड हैं और हमें उसमें से किसी एक कोड को एग्जीक्यूट कराना है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं हम एक प्रोग्राम। हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हम मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मीनू ड्रिवन का मतलब है स्क्रीन पे एक मेन्यू दिखाई दे, यूज़र इसमें से अपनी चॉइस सेलेक्ट करे। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें मीनू के रूप में 3 ऑप्शंस होंगे। एडिशन, यानी वो एडिशन करना चाहता है 2 नंबर्स का, वो चेक करना चाहता है ऑड नंबर है या इवन नंबर है, या फिर वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना चाहता है। इन तीनों में से वो क्या करवाना चाहता है अपनी चॉइस सेलेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंग कोड चलेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से बनाएंगे। इसमें स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे, तो स्विच केस का ये एक एग्जांपल है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले लिखते हैं मेन,
इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे यूज़र की चॉइस लेने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया चॉइस। वेरिएबल्स अभी हमें और भी लगेंगे तो हम उनको भी डिक्लेयर करेंगे लेटर ऑन। फिलहाल मैंने लिखा CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद मैं एक मेन्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं printf लिख रहा हूँ। मैंने पहली चॉइस लिखी है एडिशन, राइट। ओके, तो ये देखिए मैंने कुछ कोडिंग कर ली है। मैंने बेसिकली क्या क्या कोड कर लिया है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले दो तीन हमने 4 वेरिएबल्स बना लिए हैं, एक चॉइस नाम का, एक ए और एक बी और एक एस। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट से 3 अलग अलग लाइन में नंबरिंग करके एडिशन ऑड इवन प्रिंटिंग एंड नंबर्स हमने प्रिंट करा दिया। इसके बाद हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं एंटर योर चॉइस। जो चॉइस एंटर हो रही है वो चॉइस नाम के वेरिएबल में जा रही है। अब हमने लिखा है स्विच। स्विच कीवर्ड के बाद हमने पैरेंथेसिस में लिखा है चॉइस वेरिएबल। मैंने आपसे कहा था कि या तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख दें, वेरिएबल लिख दें या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो हमने चॉइस वेरिएबल लिखा है जिसके अंदर वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन डन बाय द यूज़र। अब चॉइस के अंदर जो भी है 1 2 3 में से हमने केस 1 बनाया है। केस 1 तब सेलेक्ट होगा जब चॉइस की वैल्यू 1 होगी, और 1 तब होगा जब यूज़र ने चॉइस 1 एंटर करी थी, यानी वो एडिशन करवाना चाहता था। तो हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा एंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स जो एंटर करेगा यूज़र वो ए और बी में आ जाएंगे स्कैनफ की मदद से, उनका सम होकर एस में जाएगा और एस की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे ताकि स्विच की बॉडी से बाहर आ जाए। लेकिन अगर यूज़र ने चॉइस सेलेक्ट करी है 2, तो ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा एंटर नंबर। नंबर एंटर होके ए में आ गया। ए की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देती है तो हम उसे बोलेंगे इवन नंबर, तो प्रिंट कर देंगे इवन नंबर, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे ऑड नंबर। इसके बाद अगेन ब्रेक। केस 3 में हम यूज़र से n की वैल्यू लेना चाहते हैं और हम n नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने लिखा printf एंटर अ नंबर। ये n की वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं। scanf %d एड्रेस ऑफ a। तो इसका फॉर लूप हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल b यूज़ कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। b लेस देन इक्वल टू a तक जाएंगे, b प्लस प्लस। a में वो नंबर रखा है जो यूज़र ने एंटर किया है। यूज़र ने अगर एंटर किया 5 तो हम 1 से 5 तक वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा printf और इसके बाद हम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिखेंगे %d स्पेस देके और b की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया और इसके बाद हमें ब्रेक लगाना है। तो ये हमारे तीनों केसेस बन के तैयार हो गए हैं और कोई चौथा केस नहीं है। हम लिख रहे हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं printf इनवैलिड चॉइस। ओके, तो ये हमारी स्विच की बॉडी यहाँ पर एंड हो गई। इसके बाद गेट ch प्रोग्राम एंड। आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को एक बार हम चला के देखते हैं।
तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। 3 चॉइसेस यूज़र को दिख रही हैं। यूज़र ने अगर 1 चॉइस सेलेक्ट करी है तो वो एडिशन करवाना चाहता है। हमने एंटर किया, मैसेज आता है एंटर 2 नंबर्स। मैंने एंटर किया 34 एंड 56, रिजल्ट आया 90। प्रोग्राम है। अगर मुझे कोई और चॉइस सेलेक्ट करनी है, मुझे प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ेगा। मुझे ऑड इवन चेक करना, मैंने 2 प्रेस किया, एंटर अ नंबर 45, ऑड नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं चाहता हूँ तो एक बार और रन करता हूँ। अब मैं 3 चॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी मुझे n नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने। जैसे मैंने 10 लिख दिया तो फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन कोई भी एक चॉइस सेलेक्ट करने के बाद वो एग्जीक्यूट तो हो जाता है प्रोग्राम, लेकिन एंड हो जाता है। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई चॉइस सेलेक्ट करी है, वो काम हो गया, उसके बाद फिर से मीनू हमें दिखे और हम फर्दर चॉइस सेलेक्ट कर सकें, तब तक जब तक हमारी मर्जी। ऐसा अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि ये बार बार मीनू सामने दिखे, बार बार ये स्विच का कोड चले। तो इसके लिए ये सब कुछ रिपीट कराना पड़ेगा, इसलिए हम लगाएंगे लूप। जैसे मैंने लगाया एक लूप वाइल। वाइल के अंदर मैं जो कंडीशन लिख रहा हूँ वो है 1। 1 क्या है? एक नॉन ज़ीरो नंबर। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जब आप वाइल के पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो वो ऑलवेज ट्रू इवैल्यूएट होता है। तो इस कंडीशन को हम ट्रू मानेंगे। ट्रू है इसलिए लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो पाएगी। 1 इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो कभी चेंज होगा नहीं, तो उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। इसके कारण ये कोड चलेगा। लेकिन फिर ये कोड एंड कैसे होगा, ये भी हमें सोचना है। हमने ये गेट सीएच के बाद एक करली ब्रैकेट और लगा दिया जो वाइल की बॉडी एंड कर रहा है, यानी गेट सीएच लूप की बॉडी के अंदर है। तो लूप से बाहर कैसे आएंगे? इसके लिए मैं एक और प्रिंटफ लिख रहा हूँ, यानी एक और चॉइस बना रहा हूँ, एग्जिट। अगर यूज़र एग्जिट करना चाह रहा है तो मेन्यू में ही एक ऑप्शन रहेगा एग्जिट होने का। अगर वो 4 प्रेस करता है तो केस 4 में जाएंगे, और केस 4 में हम कोड लिखेंगे एग्जिट होने का। एग्जिट होने का मतलब प्रोग्राम ही एंड हो जाए। इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एग्जिट, जिसमें हम पास कर रहे हैं 0। 0 इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, कोई प्रोग्राम में एबनॉर्मलिटी की वजह से हम इसको एंड नहीं कर रहे हैं। तो हम फोर्सफुली पूरे प्रोग्राम को ही एंड कर देंगे। ये कोई स्विच के बाहर आने का तरीका नहीं है, लूप के बाहर आने का तरीका नहीं है, बल्कि प्रोग्राम के ही एंड करने का तरीका है। आइए देखते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो देखिए 4 चॉइसेस हो गई हैं, चौथी चॉइस एग्जिट है। मान लीजिए मैंने 3 प्रेस किया तो मैंने n नंबर्स प्रिंट कराना है, 5, तो पहले 5 नंबर प्रिंट हो गए। देखिए मैंने एंटर किया, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, लूप के कारण फिर से आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है, पर मेन्यू दिखने से पहले क्लियर स्क्रीन चला गया है, इसलिए पुराना कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैंने 1 चॉइस सेलेक्ट करी, 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो 2 और 3 को ऐड किया, 5 आ गया। फिर मैं की प्रेस करता हूँ, ये गेट सीच के कारण आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, और जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा गेट सीच का काम खत्म हो जाएगा, उसे एक कैरेक्टर मिल जाएगा, और फिर वाइल पे कंट्रोल चल जाएगा, जहाँ से फिर से एक बार क्लियर स्क्रीन होगा और मेन्यू प्रिंट होगा। इसी कारण ये मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 4 चॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो एग्जिट हो जाएंगे, और इस तरीके से प्रोग्राम एंड हो गया। तो आपको स्विच केस से जुड़ी बातें समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम कब यूज़ करते हैं, इससे जुड़े रूल्स क्या हैं। हो सकता है कि इसके बारे में आपकी कुछ और भी क्वेरीज हों, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज को पूछिए। यदि ऐसा लगा कि कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है तो मैं आपकी डिमांड पे और वीडियोस भी बना के अपलोड करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं आपसे, तो आप ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट्स के ज़रिए ही उनका रिप्लाई दूंगा आपको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को ये चीज़ें देखने का मौका मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे और भी वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।